बाबा, मैं ये निकाह नहीं करूंगी। आप मेरे साथ ये ज्यादती नहीं कर सकते। नूर ने अनायत साहब के सामने खड़े होते हुए जिद्दी और हठ धर्म लहजे में कहा था। सीरत बेगम ने जब्त से नूर की तरफ देखा। वो उसे अब्बास से निकाह करने के लिए समझा कर थक गई थी, मगर नूर को उनकी कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी। वह हनूस अपनी जिद पर कायम थी। अनायत साहब ने मोबाइल से नजरें हटाकर हैरानी से नूर की तरफ देखा था और फिर सवालिया नजरों से अपनी बीवी की तरफ देखा था, जो नूर की इस हरकत पर पीछोताप खाते हुए उसे बुरी तरह घूर रही थी। अनायत साहब सीधे होकर बैठे थे और एक ठंडी सांस भरी। उन्हें नूर से किसी भी बात की उम्मीद थी, मगर इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो इस निकाह के लिए उनके सामने खड़े होकर इनकार कर देगी। मैं तुम्हारे इनकार की वजह जान सकता हूँ? अनायत साहब ने संजीदा नजरों से अपनी बेटी की तरफ देखते नरम लहजे में सवाल किया। नूर ने ठंडी सांस भरकर अपने बाबा की तरफ देखा, जो उसकी मां की ही तरह उसे मलामती नजरों से घूर रहे थे। आप भी जानते हैं कि मैं क्यों इस रिश्ते से इनकार कर रही हूं। नूर ने उनसे बेसाख्ता निगाहें चुराई थी। अनायत साहब और सीरत बेगम ने बैक वक्त एक दूसरे की तरफ देखा। नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं जानते कि तुम इस रिश्ते से क्यों इनकार कर रही हो। अब्बास और तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे दादा ने तय किया है और अब ये रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है इस बात को कबूल कर लो कि अब अब्बास के साथ ही तुम्हें जिंदगी गुजारनी है। अनायत साहब ने नपे तुले से लहजे में कहा था। उनकी बात सुनकर नूर की आंखों में नमी उभरी थी। उसे उम्मीद थी कि उसके बाबा उसकी बात को समझेंगे, मगर उन्होंने भी उसकी बात सुनने और समझने से इनकार कर दिया था। नूर ने बेबसी से अपनी मां की तरफ देखा। आप लोग समझते क्यों नहीं? मुझे अब्बास पसंद नहीं है। मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती। नूर ने थके हुए लहजे में कहा। तुम्हें अब्बास क्यों पसंद नहीं? क्या कमी है उसमें? अच्छा भला जिम्मेदार लड़का है, पढ़ा लिखा सुलझा हुआ है। मेरे ख्याल से तुम्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अनायत साहब ने हतमी लहजे में कहा था। लेकिन बाबा, इस रिश्ते में मेरी मर्जी शामिल नहीं है। ये रिश्ता दादा ने उस वक्त तय किया था जब मुझे होश भी नहीं था। अब आप लोग इस रिश्ते को जबरदस्ती मेरे सर पर मुसल्लत कर रहे हैं। नूर ने भराए हुए लहजे में कहा था। सीरत बेगम और अनायत साहब ने जब्त के मारे उसे देखा। नूर, तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपने बाबा के सामने ये सारी बातें करते हुए? अगर हम तुम्हारे बारे में कोई फैसला करेंगे तो सोच समझ कर ही करेंगे। तुम्हारा हम भला चाहेंगे। सीरत बेगम ने तंबीही नजरों से नूर को देखते हुए कहा। अब तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। सीरत बेगम ने सख्त लहजे में नूर से कहा और नूर ने अपने बाबा की तरफ देखा और फिर पैर पटकती हुई कमरे से निकल गई। नूर के जाने के बाद सीरत बेगम ने अनायत साहब की तरफ देखा, जो इस वक्त गहरी सोच में मगन थे। आप फिक्र मत करें, वो अभी बच्ची है, मैं उसे समझाऊंगी तो समझ जाएगी। इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं। सीरत बेगम ने संभल कर कहते हुए कहा। अनायत बेगम ने उनकी तरफ देखा। मुझे हमेशा से यही लगता था कि नूर इस रिश्ते से खुश नहीं है, मगर मैं इसे अपना वहम समझता रहा। मगर आज मुझे अंदाजा हो रहा है कि नूर वाकई इस रिश्ते से कभी खुश नहीं थी। मगर मैं अब्बास से नूर का रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकता। नूर के लिए अब्बास से बेहतर कोई नहीं, वही उसकी ज़िद्दी तबीयत को संभाल सकता है। नूर मेरी इकलौती बेटी है, मैं अपने बाद उसके मामले में सिर्फ अब्बास पर एतबार कर सकता हूँ। अनायत साहब के चेहरे पर तफक्कुर की लकीरें थीं, जबकि सीरत बेगम ठंडी सांस भरकर रह गई। वो दिल ही दिल में नूर का दिमाग ठिकाने लगाने का फैसला कर चुकी थी, मगर फिलहाल वो खामोश थी। वो अनायत साहब के सामने कुछ कहकर मजीद उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। नूर यूनिवर्सिटी में मौजूद थी। अभी तक उसे ड्राइवर लेने नहीं आया था। वो यूनिवर्सिटी के गेट के पास ही खड़ी थी। वहाँ से उसके ग्रुप के कुछ लोग भी थे। उनमें लड़के और लड़कियाँ दोनों शामिल थे। नूर उनसे बातों में मसरूफ़ थी। इसी में उसका बेहतरीन दोस्त शायान भी शामिल था। वो नूर के अच्छे और बेहतरीन दोस्तों में से एक था। नूर की उससे बहुत बनती थी। शायान भी नूर को अपना अच्छा दोस्त मानता था। उस वक्त भी नूर और शायान बातें कर रहे थे। नूर शायान की किसी बात पर हंस रही थी। इसी असना में अब्बास की गाड़ी उन दोनों के सामने आकर रुकी। अब्बास को देखकर नूर की हंसी को ब्रेक लग गए। उसके चेहरे से फौरन ही हंसी रुखसत हो गई।
अब्बास ने भी नूर को किसी लड़के के साथ हंसते मुस्कुराते देख लिया था। अब्बास के माथे की रगें तन सी गई थी। उसकी गिरफ्त स्टीयरिंग पर सख्त हो गई और उसने घूर कर खा जाने वाली नजरों से नूर की तरफ देखा, जबकि अब्बास को अपनी जानिब ऐसे देखते पाकर नूर के गले में गिल्टी सी उभर कर मादूम हुई। नूर शायान को खुदाफिज कहते हुए अब्बास की गाड़ी की सिमत बढ़ गई और पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलकर उसके बराबर में बैठ गई। अब्बास ने मुड़कर फुर्सत से उसकी तरफ देखा, जो उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी। ये लड़का कौन था और तुम उसके साथ क्या कर रही थी? अब्बास ने सर्द लहजे में उसे सवाल किया। नूर ने चौंक कर अब्बास की तरफ देखा और फिर उसके चेहरे पर हैरानी उभरी। ये कैसा सवाल है और आप मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हैं? नूर को अब्बास के सवाल से ज्यादा उसके लहजे पर गुस्सा आया था, इसीलिए उसने भी बदले में उसी लहजे में सवाल किया। उसे अब्बास का यह रवैया बहुत बुरा लगा था। मैंने तुमसे जितना पूछा है बस उतना ही जवाब दो, मेरे सामने ज्यादा जबान चलाने की हरगिज भी जरूरत नहीं। अब्बास ने अब की बार गुस्से से उसका बाजू सख्ती से थामा। नूर ने बेयकीनी से अब्बास की तरफ देखा और फिर उसके मजबूत हाथों में कैद अपने बाजू की तरफ देखा था। अब्बास, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे, दर्द हो रहा है। नूर की आंखों में आंसू उभरे थे। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए नम लहजे में अब्बास से कहा, मुझे जवाब दो, वो लड़का कौन था जिसके साथ तुम इतना हंस हंस कर बातें कर रही थी, उसके इतने करीब खड़ी थी? अब्बास के लहजे में एक तपिश सी थी, जबकि नूर का दिमाग साएं साएं करने लगा था। अब्बास, वो मेरा दोस्त है और कुछ नहीं। आप किस तरह से मुझसे सवाल कर रहे हैं? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? नूर ने शाकी नजरों से अब्बास की तरफ देखते हुए बेयकीन से लहजे में कहा, तुम भूल रही हो कि शायद तुम मेरी मंगेतर हो और हम दोनों का निकाह होने वाला है, और मुझे ये बात हरगिज भी पसंद नहीं कि मेरी होने वाली बीवी इस तरह से गैर मर्दों से बातें करे, उनके साथ हंसी मजाक करे। अब्बास ने अपनी सुर्ख आंखें नूर की बेयकीन आंखों में गाड़े सर्दू सपाट लहजे में कहा था, जबकि नूर की आंखें जलने लगी थी। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? नूर ने जलते हुए लहजे में उससे सवाल किया। अब्बास ने उसका हाथ छोड़कर अपना चेहरा मोड़ लिया था, जबकि नूर सुन सी उसे देखकर रह गई। अब्बास की खामोशी ने नूर के कदमों तले जमीन खींच ली थी। अगर वो उस पर शक नहीं करता था तो उसने अपने जुमले की वजाहत क्यों नहीं की? मगर वो तो उससे मुंह मोड़े खामोश सा बैठा हुआ था। नूर के अंदर छनाके से कुछ टूटा। अब्बास पहले भी उसे रोक टोक करता था, उसे डांट दिया करता था, मगर आज वो उसके किरदार पर शक कर रहा था और ये बात नूर की बर्दाश्त से बाहर थी। जबकि नूर को किसी गैर मर्द के साथ बातें करता देखकर अब्बास का दिल जलने लगा था और वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। इसीलिए वो नूर पर बुरी तरह बरस पड़ा था। वो नूर को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था और नूर उसकी ये बात ना समझ सकी। वो तो यही समझ रही थी कि अब्बास उस पर शक कर रहा था, जबकि अब्बास उस पर शक नहीं कर रहा था। वो उससे पूछ रहा था, उस पर अपना हक जता रहा था। मगर नूर को उन लफ्ज़ों से ज़्यादा उसके रवैये ने तकलीफ दी थी। वो अब्बास से हमेशा से बदजन रही थी, मगर आज के वाक़ये ने अब्बास से उसकी बदजनी में मज़ीद इजाफा कर दिया। वो उस लम्हे अब्बास से बुरी तरह मुतनफ़िर हो गई। अब्बास ने गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाई। नूर ने मुंह मोड़ लिया था। सारे रास्ते उन दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। ना ही अब्बास ने कुछ कहा और ना ही नूर ने कुछ कहने की कोशिश की। कुछ देर बाद घर आ गया था। नूर ने खामोशी से गाड़ी से उतरना चाहा था, मगर अब्बास ने खुदकार तरीके से गाड़ी लॉक कर दी। नूर ने बल खाकर पलटकर अब्बास को देखा। तुम आइंदा मुझे उस लड़के के साथ दिखाई दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अब्बास ने धमकी भरे लहजे में उससे कहा और नूर ने लब भींचकर उसकी तरफ देखा। आप मुझ पर पाबंदी लगाने वाले कोई नहीं होते, नूर ने भी उसी के लहजे में कहा। शायद तुम हमारा रिश्ता भूल रही हो या फिर तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा, अब्बास ने तपे हुए लहजे में कहा। यह रिश्ता मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। अम्मी और बाबा ने जबरदस्ती ये रिश्ता मुझ पर मुसल्लत कर दिया है, वरना मैं हरगिज भी आप जैसे इंसान से शादी करने की हामी ना भरूं, नूर ने अब्बास की तरफ देखते हुए नम लहजे में कहा, जबकि उसकी बात सुनकर अब्बास का दिमाग भग से उड़ा। अगर मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो क्या उसी लड़के से करना चाहती हो?
अब्बास ने सुलगते हुए लहजे में सवाल किया, जबकि उसका सवाल सुनकर नूर ने मलामत से इसकी तरफ देखा। नैन कटोरे पानियों से भर गए थे। हाँ, करना चाहती हूँ। आपको जो करना है कर ले, क्योंकि मैं हरगिज भी आपसे निकाह नहीं करूंगी। आप जैसे शख्स की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। नूर ने गुस्से और नफरत से कहा। अब्बास ने गाड़ी का लॉक खोल दिया और नूर गाड़ी से उतरकर तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि अब्बास ने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारा और नूर पर शदीद गुस्सा आया था। वो जब्त करके रह गया। जो लड़की उसकी मंगेतर थी वही उसके सामने बैठकर किसी और के लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार कर रही थी। अब्बास का बस नहीं चल रहा था वो सारी दुनिया को आग लगा दे। वो नूर से मोहब्बत करता था, उसकी जबान से किसी और का नाम भी सुनना इसे गवारा नहीं था, तो वो ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकता था। अब्बास गुस्से में घर पहुंचा और सीधा अपने कमरे में गया। उसने गुस्से से टेबल पर ठोकर मारी थी। वो कैसे नूर के मुंह से किसी और शख्स का नाम सुन सकता था। उसके दिमाग की रगें फूलने लगी। वो काफी देर तक खामोशी से अपना सर थामे बैठा रहा। उसे रह रहकर नूर पर शदीद गुस्सा आ रहा था। वो उसकी मंगेतर होकर धड़ल्ले से किसी और शख्स का नाम ले रही थी। ये सोच कर ही अब्बास पागल हुए जा रहा था, और ये सोच उसे किसी पल चैन नहीं लेने दे रही थी। अब्बास अपनी जगह से उठा और अपनी माँ के कमरे की तरफ गया। सुरैया बेगम अपने कमरे में जायनुमाज पर बैठी थी। अब्बास उन्हें देखकर दरवाजे में ही रुक गया। सुरैया बेगम ने सलाम फेर कर अब्बास को देखा। अंदर आ जाओ बेटा, वहां क्यों खड़े हो? अब्बास को दरवाजे के फ्रेम में इस्ताज़ा देखकर उन्होंने नरमी से कहा। अब्बास थका थका सा उनके सामने आकर बैठ गया। वो सर झुकाए खामोश सा बैठा हुआ था। सुरैया बेगम ने मोहब्बत से अपने लख्ते जिगर की तरफ देखा। अब्बास, क्या हुआ बेटा, कुछ परेशानी है क्या? वो माँ थी। उसके चेहरे की तरफ देखकर एक लम्हे में ही पहचान गई थी कि जरूर कोई मसला है। अब्बास ने फीका सा मुस्कुराते हुए अपनी माँ की तरफ देखा और गहरी सांस अपने अंदर खींची। अम्मी, मैं नूर से निकाह करना चाहता हूँ और रुखसती भी जल्दी चाहता हूँ, अब्बास ने फैसला कुन लहजे में कहा। सुरैया बेगम ने बुरी तरह चौंक कर अपने बेटे की तरफ देखा। अब्बास, अभी तो नूर पढ़ रही है, इतनी क्या जल्दी है शादी की? और तुम्हारे चचा वैसे भी अभी नूर की शादी नहीं करेंगे, वो अभी छोटी है। सुरैया बेगम ने हैरानी से उससे कहा। अब्बास ने जमीन से नजरें उठाकर अपनी माँ की तरफ देखा था। अम्मी, नूर शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है, उसे किसी ने मना नहीं किया। मैं बस उससे निकाह करना चाहता हूँ, उसे अपने नाम करना चाहता हूँ। आप बस चचा जान से जाकर मेरे और नूर के निकाह की बात करें। मैं जल्द अज जल्द उससे निकाह करना चाहता हूँ, और साथ ही आप रुखसती की तारीख भी रख दीजिएगा। अब मैं मजीद देर नहीं करना चाहता, अब्बास ने सपाट तासुरात के साथ कहा, जबकि सुरैया बेगम ने परेशानी से उसकी तरफ देखा। वो अब्बास की इस कदर जल्दबाजी की वजह ना समझ सकी थी। अब्बास, तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? तैयारी करने के लिए कुछ वक्त तो दो। जल्दी निकाह में तैयारियां कैसे होंगी? अभी मुझे तुम्हारे चाचा से भी बात करनी है, पता नहीं वो अचानक निकाह करने को मानेंगे भी या नहीं। सुरैया बेगम ने उसे नरम लहजे में समझाने की कोशिश की, मगर अब्बास तो जैसे अब कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। वो बस नूर को हासिल कर लेना चाहता था, उसे अपने नाम करना चाहता था। नूर की बातों ने उसकी अना को ठेस पहुंचाई थी। वो जिस लड़की से शिद्दत से मोहब्बत करता था, वही लड़की उसकी मोहब्बत से इनकारी हो गई थी, उसके ऊपर किसी दूसरे शख्स को फौकियत दे रही थी, और ये बात अब्बास की बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर थी। अम्मी, बस कल आप चचा जान के घर जाकर नूर और मेरे निकाह की बात करें, अब्बास ने भी जिद्दी लहजे में कहा। अब की बार सुरैया बेगम को खामोश होना ही पड़ा। कोई बात जरूर थी, वरना अब्बास किसी बात पर इतना जोर नहीं देता था। वो तो ठंडे मिजाज का था, अगर उसे कोई बात बुरी लगती तो वो नज़रअंदाज कर दिया करता, मगर जाने उसे अचानक क्या हो गया था। अब्बास अपने कमरे में आ गया और सुरैया बेगम सिराज साहब के साथ अनायत साहब के घर नूर और अब्बास के निकाह की बात करने चली गई। भाभी, नूर आपकी बेटी है, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। अनायत साहब ने भी नूर और अब्बास के निकाह की हामी भर ली थी, और नूर किलस कर रह गई। उसने इस रिश्ते से इनकार करना चाहा था, मगर अनायत साहब और सीरत बेगम ने उसकी एक ना सुनी, क्योंकि इतने बेहतरीन रिश्ते से इनकार करने का
उनके पास कोई जवाब नहीं था, जबकि नूर को अब्बास की यह हरकत बुरी लगी थी। वो उस पर शक कर रहा था और फिर उसी से इतनी जल्दबाजी में निकाह भी कर रहा था। वो अपने कमरे में बैठी पेचो ताप खा रही थी। अगर अब्बास में अना थी तो नूर में भी जिद थी। वो दोनों की एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए थे। नूर सफेद हल्के गुलाबी रंग के जोड़े में मलबूस दुल्हन बनी बेहद हसीन लग रही थी। मौके की मुनासबत से हल्का मेकअप किया गया था और कत्थई बालों को सेट करके एक जानिब डाला गया था। वो नजर लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। निकाह का इंतजाम अनायत साहब ने अपने घर के लॉन में ही किया था। पूरा लॉन सफेद और हल्के गुलाबी रंग के फूलों से सजा हुआ था। लॉन के बीचों बीच स्टेज बनाया गया। वो स्टेज सफेद और हल्के गुलाबी रंग के फूलों से सजा हुआ था। नूर दुल्हन बनी बैठी उन्हीं फूलों का हिस्सा मालूम हो रही थी। कुछ ही देर में निकाह का शोर उठा। नूर और अब्बास के दरमियान फूलों की चादर तान दी गई। अब्बास सफेद रंग के कॉटन के शलवार कमीज में मलबूस था। उसने सफेद रंग की वास्केट पहन रखी थी, जबकि नूर का चेहरा सुर्ख रंग के घूंघट के पीछे छुपा हुआ था। निकाहनामे पर साइन करते नूर के हाथ कांपे थे, जबकि अब्बास के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट फैली हुई थी। निकाह के बाद दरमियान से फूलों की चादर हटा दी गई। नूर को अब्बास के पहलू में बिठा दिया गया। अब्बास ने नजर भरकर नूर की तरफ देखा, जबकि वो सर झुकाए बैठी हुई थी। उसने एक बार भी अब्बास की तरफ नहीं देखा और अब्बास तो जैसे उसे देखकर सांस लेना तक भूल गया। उसका जी चाह रहा था वो बस यकटक नूर को देखता रहे। वो उसे अपनी आंखों में समो लेना चाहता था, मगर नूर तो उससे बिल्कुल अनजान बैठी हुई थी। इसी असना में नूर की यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स उसके पास आए। उन्हीं में शायान भी शामिल था। शायान को देखकर अब्बास के माथे की रगें उभरी थी। उसने गुस्से से नूर की तरफ देखा, मगर नूर अब्बास को मुकम्मल नज़रअंदाज किए अपने दोस्तों से मिलने मिलाने में मसरूफ थी। ये सब देखकर अब्बास का दिल जलने लगा। नूर के दोस्त अब्बास से भी मिल रहे थे और उसे मुबारकबाद दे रहे थे, मगर अब्बास का ध्यान मुकम्मल तौर पर नूर और शायान की तरफ था। शायान और नूर आपस में बातें कर रहे थे। अब्बास के पहलू में रखा दिल जल उठा था, जबकि नूर को अब्बास की कोई परवाह नहीं थी। वो शायान के साथ मसरूफ थी। कुछ देर बाद वो सब लोग खाना खाने के लिए चले गए। नूर वापस बैठ गई। तुम तो मुझसे निकाह नहीं करना चाहती थी, फिर क्यों राजी हुई? चचा जान को इनकार कर देती। तुम्हारे साथ किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की थी? अब्बास ने सर्द और खुश्क लहजे में कहा। नूर उसके मुंह से अपने लिए कोई अच्छी बात सुनना चाहती थी, अपनी तारीफ सुनना चाहती थी, मगर वो तो जैसे अंगारे चबाए बैठा हुआ था। उसने नूर पर तंज के तीर फेंके। नूर ने उसकी जानिब जब्त से देखा। अब्बास को नूर की आंखें सुर्ख पड़ती महसूस हुईं। वो उस वक्त तो अब्बास की ज़बान से अपने लिए ये सब नहीं सुनना चाहती थी। उसका दिल बुरी तरह से टूटा हुआ था। मैंने बाबा को इस रिश्ते से इनकार करने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, और मैं भी बाबा को नहीं बता सकी कि आप किस कदर छोटे जहन के शक्की मिजाज इंसान हैं। नूर ने तपे हुए लहजे में उससे कहा। उसकी बात सुनकर अब्बास ने इंतहाई गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसका बस नहीं चल रहा था वो यही नूर का दिमाग दुरुस्त कर दे, मगर वो खुद पर जब्त कर गया। तुमने इस लड़के को हमारे निकाह में क्यों बुलाया? अब्बास ने काटदार लहजे में सवाल किया। नूर की आंखों में आंसू आए। तुमने ही कहा था ना कि मैं तुम पर पाबंदी लगाने वाला कोई नहीं होता। अब तुम्हें समझ आ गई होगी कि मैं कौन हूं। अब तुम पर सिर्फ मेरा हक है, और ये हक अब मुझसे कोई नहीं छीन सकता, यहां तक कि तुम भी नहीं। अब्बास ने उसके कानों में सरगोशी की। अब्बास, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो आपको मुझसे निकाह नहीं करना चाहिए था। नूर ने अपने आंसुओं पर जब्त करते हुए कहा। अब्बास की आंखों में शोले से जलने लगे। क्यों? अगर तुम्हें मुझसे निकाह नहीं करना था तो किससे करना था? अब्बास का सवाल बिरछी बनकर उसके दिल में उतरा। मैं शायान से निकाह करना चाहती थी। सुन लिया आपने? आप जैसे शकी मिजाज इंसान की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। मैं आपसे नफरत करती हूं। नूर की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। अब्बास ने सख्ती से अपनी मुट्ठियां बंद की। उन दोनों के दरमियान अना की जंग शुरू हो गई थी। वो दोनों ही एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं थे। अगर अब्बास की गलती थी तो नूर की भी गलती थी। अब्बास उसके मुंह से किसी और का नाम नहीं सुन सकता था, मगर नूर ने उसके सामने एक गैर शख्स का नाम लिया।
और ये बात अब्बास की बर्दाश्त से अब बाहर थी। वो वहां से जा चुका था जबकि नूर सुन बैठी रह गई। उसने फैसला कर लिया था कुछ भी हो जाए वो अब्बास के साथ रुखसती से इनकार कर देगी, उसके साथ रुखसत नहीं होगी। दूसरी जानिब शायान का नाम सुनकर उसके दिलो दिमाग में जंग छिड़ गई थी। नूर के दिल में अब्बास के लिए गलत फहमी थी तो अब्बास ने उसे दूर करने की कोशिश नहीं की थी। दूसरी जानिब नूर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। निकाह के बाद नूर मुसलसल रोए जा रही थी। उसकी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सीरत बेगम नूर के कमरे में आई और उन्होंने नूर को इस तरह रोते देखा तो वो हौल कर रह गई। वो तड़प कर अपनी बेटी की तरफ बढ़ी। नीचे सब लोग बैठे चाय पी रहे थे। दूर के मेहमान जा चुके थे जबकि खानदान वाले अभी बैठे हुए थे। सिराज साहब, सुरैया बेगम और अब्बास भी वहां मौजूद था। किचन में चाय बन रही थी जबकि सब लोग खुशगपियों में मसरूफ थे। अब्बास तो वहां से जाना चाहता था मगर अपने माँ बाप की वजह से उसे बैठना पड़ा और उसे लगता था कि अभी भी इन लोगों के उठने का कोई इरादा नहीं। वो सर झुकाए अपने मोबाइल में मसरूफ था जबकि नूर सीरत बेगम के सामने खड़ी थी। नूर, कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ है? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? सीरत बेगम ने नरम लहजे में उससे सवाल किया। नूर ने सुर्ख नजरों से अपनी माँ की तरफ देखा। अम्मी, मैं अब्बास के साथ नहीं रह सकती और ना ही अब मैं मजीद इस रिश्ते का बोझ उठा सकती हूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग ये रिश्ता ख़त्म कर दें वरना मैं खुद को कुछ कर लूँगी। नूर ने बेतहाशा रोते हुए सीरत बेगम से कहा। सीरत बेगम ने हैरानी और बेयकीनी से नूर की सिमत देखा और फिर खौफजदा नज़रों से नूर के कमरे के दरवाजे की सिमत देखा। उन्हें डर था ये बात कोई और ना सुन ले, इसीलिए वो घबरा गई थी। नूर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम होश में तो हो, जानती भी हो कि क्या कह रही हो। अभी कुछ देर पहले तुम्हारा और अब्बास का निकाह हुआ है और तुम अपने मुंह से ये ऑल फोल निकाल रही हो। सीरत बेगम ने नूर को बुरी तरह से डांट दिया। वो हरगिज भी नहीं चाहती थी कि नूर की बात कोई सुने और घर में एक नया तमाशा खड़ा हो, इसलिए उन्होंने फौरन ही नूर को डांट कर खामोश करवा दिया। अम्मी, अब आप लोग मुझे मजीद खामोश नहीं करवा सकते। मैं अब्बास के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं इस रिश्ते को कबूल नहीं करूंगी, नूर ने रोते हुए कहा। नूर, चुप कर जाओ, कोई सुन लेगा तो घर में कयामत आ जाएगी। अभी कुछ देर पहले तुम्हारा निकाह हुआ है और तुम मुझसे कैसे अल्फाज निकाल रही हो? सीरत बेगम ने उसका बाजू पकड़कर झंझोड़ा। वो बेबसी से नूर को देख रही थी जो उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। नूर, नीचे सब बैठे, तुम्हारी बात किसी ने सुन ली तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए बेहतर है खामोश हो जाओ। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सीरत बेगम उसे किसी तरह खामोश करवाना चाहती थी मगर नूर के रोने में मुसलसल इजाफा हुए जा रहा था। मैं क्यों चुप हो जाऊं? जब मैंने कह दिया कि मैं इस रिश्ते को कबूल नहीं करूंगी तो आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं पहले भी अब्बास से निकाह नहीं करना चाहती थी मगर आप लोगों ने मुझे उनसे निकाह करने पर मजबूर कर दिया। मैं ऐसे शख्स के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती जो मुझ पर और मेरे किरदार पर शक करे, इसलिए आप अभी जाकर बाबा को कह दें और ये रिश्ता ख़त्म करवा दें, नूर ने चीखते हुए कहा। नूर की आवाज़ बाहर बैठे सब लोगों ने सुनी। सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे जबकि अब्बास ने नागवारी से नूर के कमरे की तरफ देखा। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और अब उसकी आवाज़ बाहर आ रही थी। नूर, चुप कर जाओ, बस बहुत हो गया। जो भी मामला है हम बैठकर हल कर सकते हैं। तुम इस वक्त जज्बात से काम ले रही हो, सीरत बेगम ने सख्ती से उससे कहा। ठीक है, अगर आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती तो मैं खुद जाकर बाबा से बात करूंगी, नूर ने हतमी लहजे में कहा और फिर उसकी नज़र दरवाजे के फ्रेम में अब्बास पर पड़ी। वो अपने सीने पर हाथ बांधे खड़ा सर्द नज़रों से नूर को देख रहा था जबकि अब्बास को देखकर सीरत बेगम के होश उड़ गए। नूर ने नफरत से निगाहें फेर ली। अब्बास चलता हुआ अंदर आया। हमारा निकाह हो चुका है और जल्द ही रुखसती होने वाली है, ये सब तमाशा करने का अब कोई फायदा नहीं, अब्बास ने नूर की निगाहों में झांकते हुए बर्फीले लहजे में कहा। मैं इस रिश्ते को नहीं मानती, नूर ने रोते हुए चीख कर कहा। रोने की शिद्दत से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। अब्बास ने उसकी सुर्ख पड़ती निगाहों को देखकर कहा। वो अभी भी दुल्हन बनी उसके सामने खड़ी थी
मगर उसकी आंखों में लगा काजल फैल गया था। नूर, इस वक्त घर में बहुत से लोग मौजूद हैं, सबके सामने मुझे और खुद को तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है, अब्बास ने उसे वार्न करते हुए कहा, जबकि सीरत बेगम हौल कर उन दोनों को देख रही थी। तमाशा तो आपने हमारे रिश्ते को बनाया है। नूर ने नफरत से उसकी तरफ देखा और फिर उसके बराबर में से निकलकर कमरे से बाहर गई। अब्बास और सीरत बेगम दोनों ही उसके पीछे गए थे। नूर अनायत साहब के सामने खड़ी हुई थी। अब्बास और सीरत बेगम भी वहां पहुंच गए थे। नूर, अपने कमरे में चलो, यहां से। सीरत बेगम एक बार फिर से उसके करीब आई, मगर नूर ने उनसे अपना बाजू छुड़ाया और अपने बाबा की तरफ देखा। बाबा, मैं अब्बास के साथ इस रिश्ते को नहीं मानती। आप लोगों ने जबरदस्ती मेरा निकाह इनसे करवा दिया। जो शख्स मुझ पर यकीन नहीं करता, मेरे किरदार पर शक करता है, मैं हरगिज़ भी ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती। नूर ने बेदर्दी से अपने चेहरे पर बहने वाले आंसुओं को अपने हाथ की पुष्ट से पोंछा था। उसकी चूड़ियों की खनखनाहट लाउंज में गूंज उठी थी। अब्बास ने ज़ब्त की इंतहा को छूते हुए उसे देखा। उसका बस नहीं चल रहा था कि सामने खड़ी उस छोटी सी लड़की का दिमाग दुरुस्त कर दे, मगर वो फिलहाल कुछ नहीं कर सकता था। अब्बास, नूर क्या कह रही है? सिराज साहब ने अब्बास की तरफ देखते हुए सवाल किया। अब्बास ने नूर की तरफ देखा और फिर अपने बाबा की सिमत देखा। बाबा, अगर नूर और मेरे दरमियान कोई बहस हो गई है तो उसे सबके सामने इस तरह से तमाशा करने की क्या जरूरत है? अब्बास ने सख्त लहजे में नूर को देखते हुए कहा था। सब लोग तमाशाई बने खड़े उन दोनों को देख रहे थे, जबकि अब्बास को नूर पर शदीद गुस्सा आ रहा था। मैं तमाशा कर रही हूं? अभी भी मेरी गलती है। जब आप मेरे किरदार पर इल्जाम लगा रहे हैं, मुझ पर शक कर रहे हैं, आपकी गलती नहीं। आप कैसे किसी और के साथ मेरा नाम जोड़ सकते हैं? नूर ने भी उसी के लहजे में उसे जवाब दिया। मैंने उसके साथ तुम्हारा नाम नहीं जोड़ा था। बात को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे सिर्फ उस शख्स से दूर रहने को कहा था। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा था, मगर तुम्हें मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए मौका चाहिए था और वो मौका तुम्हें मिल गया था। क्या मैं ये बात नहीं जानता था कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? अब्बास ने सर्द लहजे में तल्खी से कहा। तुम दोनों के दरमियान जो भी मसला है वो तुम दोनों को बात करके हल कर लेना चाहिए। तुम दोनों के दरमियान सिर्फ गलत फहमी है और कुछ नहीं। बातचीत से हर मसले का हल निकल आता है। सिराज साहब ने नरमी से नूर और अब्बास को देखते हुए कहा। नहीं, मैं अब इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहती। इनसे कहें मुझे अभी तलाक दें। नूर ने जिद्दी लहजे में कहा, जबकि नूर के मुंह से तलाक का लफ्ज सुनकर यकदम ही गहरा सन्नाटा छा गया। अब्बास ने बेयकीनी से नूर को देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि नूर जज्बात में आकर इस कदर अहमकाना बात करेगी। नूर, अगर तुमने एक लफ्ज और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब्बास बुरी तरह से उस पर धाड़ा। अब्बास की धार सुनकर नूर का दिल लरस कर रह गया। नूर, ये क्या कह रही हो? चुप हो जाओ, खुदा के लिए। सीरत बेगम ने नूर को चुप करवाने की कोशिश करते हुए कहा। बस बहुत हुआ, अब मैं मजीद कोई तमाशा बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको अभी फैसला करना होगा। या तो आप अपनी बेटी को इसी वक्त मेरे साथ रुखसत कर दें, या मैं इसे अभी के अभी तलाक दे दूंगा। अब्बास ने नूर की तरफ खा जाने वाली नजरों से देखते हुए अटल लहजे में कहा, जबकि अब्बास की बात सुनकर अनायत साहब के दिल में हूक सी उठी थी। अभी इन दोनों के निकाह को कुछ ही देर हुई थी। एक जानिब उनकी बेटी खड़ी तलाक मांग रही थी तो दूसरी जानिब उनका दामाद भी उसे तलाक देने को तैयार हो गया था। दोनों ही अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं थे। इस अना की जंग में कोई भी जीतने वाला नहीं था। हार दोनों की हुई थी और इस वक्त दोनों ही ये बात समझने को तैयार नहीं थे। अब्बास को देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि वो जो कह रहा है कर गुजरेगा। अनायत साहब उन दोनों की बेवकूफ़ी की वजह से इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकते थे। वो अपनी बेटी के दामन पर तलाक का दाग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो जानते थे कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, दोनों इस रिश्ते को कबूल कर लेंगे। मगर इस वक्त दोनों ही इस रिश्ते को तोड़ने के धाने पर खड़े हुए थे। अब्बास बेटा, तुम ही कुछ अकल से काम लो। रिश्ते इस तरह से नहीं जुड़ते। तुम तो तलाक का नाम अपनी ज़बान से मत निकालो। सुरैया बेगम ने अब्बास को समझाने की कोशिश की। अम्मी, मुझे अभी रुखसती चाहिए, वरना मुझे इसे तलाक देने में एक लम्हा लगेगा
और कोई भी मुझे रोक नहीं सकेगा। अब्बास ने सुर्ख नजरें नूर के भीगे हुए चेहरे पर गाड़ते हुए कहा। अनायत साहब ने नूर के सर पर हाथ रखा और आगे बढ़कर नूर का हाथ अब्बास के मजबूत हाथों में दे दिया। नूर ने बेयकीनी से अपने बाबा को तरफ देखते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर अब्बास उसे अपने साथ घसीटता हुआ वहां से ले निकला। नूर किसी बेजान लाशे की मानंद उसके पीछे जा रही थी। वो उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर अब्बास उसे अपने साथ लेकर बाहर की जानिब बढ़ गया। सिराज साहब और सुरैया बेगम भी उसके पीछे आ गए थे, मगर जब तक अब्बास नूर को गाड़ी में धकेल चुका था। अगर तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी निकला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, अब्बास ने उसे धमकी दे दी थी और खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जब तक सिराज साहब और सुरैया बेगम भी गाड़ी में बैठ गए थे, अब्बास को इस कदर गुस्से में देखकर गाड़ी में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ वक्फे वक्फे से नूर की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। कुछ देर बाद वो लोग घर पहुंच गए। अब्बास गाड़ी रोककर गाड़ी में से उतरा और कुछ भी बोले बिना तेजी से अपने कमरे में चला गया। वो इस वक्त किसी से भी बात नहीं करना चाहता था। वो सख्त गुस्से में था। सुरैया बेगम ही नूर को गाड़ी से उतार कर अंदर लेकर आई और उसे सोफे पर बिठा दिया। रो रो कर नूर की हालत बुरी हो गई थी, यहां तक कि उसकी हिचकियां बन गई थी। सुरैया बेगम ने ग्लास उसके लबों से लगाया। नूर ने एक ही सांस में पूरा ग्लास खाली कर दिया। सुरैया बेगम ने नफी में सर हिलाते हुए नूर को देखा था। ताई अम्मी, बाबा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो मुझे क्यों रुखसत कर सकते हैं? सुरैया बेगम के गले से लगते नूर फूट फूट कर रोई थी। सुरैया बेगम जानती थी कि नूर इस वक्त कोई भी बात समझने की हालत में नहीं है। वो उसे कुछ भी कहेंगी मगर वो नहीं समझेगी, इसीलिए वो फिलहाल खामोश रही थी। नूर कुछ हद तक संभल गई तो वो उसे लेकर अब्बास के कमरे की तरफ गई। नूर को अब्बास के कमरे में लेकर दाखिल हुई तो वो अपने कमरे में नहीं था। बाथरूम से पानी गिरने की आवाजें आ रही थी। नूर को बेड पर बिठाकर सुरैया बेगम दरवाजा बंद करते हुए कमरे से चली गई, जबकि नूर की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। इसी असना में अब्बास तौलिए से बाल रगड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। नूर को देखकर चंद लम्हों के लिए उसके कदम थम गए और चेहरे के तासुरात तन गए थे, मगर वो उसे नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ा। नूर ने दुख से अब्बास की तरफ देखा। आप तो बहुत खुश होंगे, जीत तो आपकी हुई। मेरे बाबा ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे आपके साथ रुखसत कर दिया। आपकी अना को तस्कीन मिल गई होगी। नूर ने शाकी नजरों से अब्बास की तरफ देखते हुए कहा, मगर अब्बास उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए बेड की एक सिमत आकर बैठ गया। उसकी इस हरकत पर नूर को मजीद गुस्सा चढ़ा। जब आप मुझे पसंद नहीं करते, मुझ पर शक करते हैं, तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? मुझे तलाक दे देते ताकि इस रिश्ते से हम दोनों की जान छूट जाती। हम दोनों को ही यह अनचाहा रिश्ता नहीं निभाना पड़ता। नूर ने उनकी खामोशी पर मजीद चटकते हुए कहा था। नूर के मुंह से एक बार फिर तलाक का लफ्ज सुनकर सही मायनों में अब्बास का दिमाग घूम गया। वो अपनी जगह से उठा और नूर का बाजू सख्ती से पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा किया। नूर इस अचानक उफ्ताद के लिए तैयार नहीं थी। वो यकदम ही अब्बास के सीने से आन लगी। अब्बास ने सुर्ख निगाहें उसके चेहरे पर गाड़ दी, जबकि उसकी उंगलियां नूर के बाजू में सख्ती से खुब रही थी। अब्बास ने दूसरे हाथ से नूर का जबड़ा दबोचा था। मैंने तुमसे कहा था ना कि आइंदा के बाद तलाक का लफ्ज अपनी जबान से मत निकालना। शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती, अब्बास ने खुश्क लहजे में नूर से कहा। नूर ने सहम कर उससे दूर होने की कोशिश की थी, मगर अब्बास ने उसे खुद से दूर नहीं होने दिया। पहले तो शायद मैं तुम पर तरस खा लेता, मगर शायद तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम पर तरस खाया जाए। अब्बास ने एक झटके से उसके सर पर ओढ़ा दुपट्टा खींच कर अलग किया। नूर के मुंह से सिसकी से निकल गई। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे दूर जाने का, मुझसे तलाक लेने का। आज मैं तुम्हारे वापस जाने के सारे रास्ते ही बंद कर देता हूँ। आज तुम्हारे जिस्म और रूह पर भी अपना हक जमा लेता हूँ, ताकि आइंदा तुम तलाक का लफ्ज अपनी जबान से निकालने से पहले 100 बार सोचो। अब्बास ने नूर को बेड पर धक्का दिया। नूर औंधे मुंह जाकर बेड पर गिरी थी। अब्बास ने अपनी शर्ट के बटन खोले थे। नूर ने तड़प कर उसकी तरफ देखा और उससे दूर हो गई, यहाँ तक कि वो बेड के क्राउन से जा लगी।
वो अपनी शर्ट जमीन पर फेंकता उसके करीब गया। नूर ने अपनी आंखें मीच ली थी। अब्बास ने उसकी थोड़ी पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपने सामने किया। नूर की आंखें बंद थी मगर वो मुसलसल रो रही थी। नूर उसकी गिरफ्त में तड़प कर रह गई। उसने अब्बास के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश की मगर उसके लंबे चौड़े वजूद के सामने उसकी एक ना चली। यहां तक कि नूर को अपना सांस सीने में घुटता हुआ महसूस हुआ। उसकी धड़कनें धीमी पड़ने लगी। अब्बास नरमी से उससे अलग हुआ तो नूर ने नढाल होकर उसके सीने पर सर रख दिया और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। वो उस वक्त खुद भी अपनी हालत और पोजीशन से बेखबर थी। वो उस सितमगर के सीने से लगी खड़ी थी जिसने चंद लम्हों पहले उसकी सांसें उससे छीन ली थी। नूर ने होश में आते हुए उसे दूर होना चाहा मगर अब्बास उसे बेड पर लेटाते उस पर बादल बनकर छा गया। नूर उसके लम्स पर तड़पती रह गई मगर अब्बास ने उसकी एक ना सुनी और उसे हमेशा के लिए अपना बना लिया। नूर बेखबर सो रही थी जबकि अब्बास की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो नूर के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता था मगर वो जिस कदर उससे मोहब्बत करता था उसके मुंह से तलाक का लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं हो सका था। उसने नरमी से नूर के चेहरे की तरफ देखा। उसे अपनी गलती का एहसास था। वो अगर नूर के लिए हसास था तो उसे नूर को अपनी बात प्यार से समझानी चाहिए थी। उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अगर उसके लफ्ज़ों से नूर को गलत फहमी हुई थी तो अब्बास को उसी वक्त उसकी गलत फहमी दूर कर देनी चाहिए थी। अगर वो उसी वक्त समझदारी से काम लेता तो ये सब ना होता, ऐसे हालात ही पैदा ना होते। मगर अब्बास ने भी गुस्से और जल्दबाजी से काम लिया। वो जानता था कि नूर जज्बाती है, नादान है, उसे इसे ही संभाल लेना चाहिए था। वो अब अपनी गलती की तलाफी करना चाहता था। नूर की आंख खुली तो उसने अब्बास को देखा जो उसके ऊपर झुका नर्म नज़रों से उसे देख रहा था। नूर ने आंखें बंद करनी चाही जब अब्बास ने उसकी नाजुक कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब किया। नूर, उसने नरमी से उसे पुकारा। नूर ने खफा नज़रों से उसकी तरफ देखा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। मैं तुम पर शक नहीं करता और ना ही तुम्हारे किरदार पर इल्ज़ाम लगाता हूँ। बस मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें शायान के साथ देखकर मेरा दिल जलने लगा था। तुम इसे मेरी मोहब्बत कहो या दीवानगी, मैं तुम्हारे साथ किसी और का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब्बास ने उसके चेहरे पर जा बजा अपना मोहब्बत भरा लम्स छोड़ते कहा। नूर की आंखें भीगी हुई थी मगर वो कुछ ना बोली। अब्बास ने उसे अपने सीने से लगाया। नूर फूट फूट कर रोई। अब्बास उससे अलग हुआ तो नूर कुछ कहे बिना खामोशी से उठ गई। अब्बास उसकी खामोशी पर ठंडी सांस भर कर रह गया। 2 दिन बाद उनका वलीमा था। सब कुछ बहुत जल्दी में किया गया था। इन 2 दिनों में अब्बास ने नूर को मनाने की बहुत कोशिश की थी मगर नूर कुछ नहीं बोली थी। अब्बास ने दुल्हन बनी नूर की सिमत देखा जो सबसे नाराज सी स्टेज पर सर झुकाए बैठी हुई थी। अनायत साहब ने नूर के सर पर हाथ रखा। नूर ने नजरें उठाकर अपने बाबा की सिमत देखा मगर वो उनसे नाराज नहीं रह सकती थी, इसलिए उनके गले लगकर खामोशी से आंसू बहाने लगी। अनायत साहब की आंखों में भी आंसू आ गए थे। अब्बास ने अनायत साहब के कंधे पर हाथ रखा था। अनायत साहब ने नम नजरों से अब्बास की तरफ देखा। चचा जान, आप नूर की फिक्र मत करें, आपकी जिद्दी बेटी को मैं मना ही लूंगा। अब्बास ने मुस्कुराते हुए उनके कान में सरगोशी की थी। अनायत साहब का दिल इत्मीनान से भर गया था। वलीमे की तकरीब ख़त्म हो चुकी थी। नूर आईने के सामने खड़ी थी। अब्बास कमरे में दाखिल हुआ तो नूर के पीछे आकर खड़ा हो गया। वो ज्वेलरी उतारने में नूर की मदद करने लगा था और फिर उसने नूर का रुख अपनी तरफ किया था। अगले ही लम्हे वो नूर के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था। नूर ने नम नज़रों से उसे देखा। अब्बास ने खड़े होते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया था मगर इस बार नूर ने उससे दूर जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की थी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता जा रहा था। कमरे में दोनों की खामोशियां गूंज रही थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी
آپ کو وقت پر ملتی رہے۔